नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प भौगोलिक विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम दुनिया की छत यानी ऊंचे तिब्बती पठार के एक ही बिंदु से शुरू होकर दो बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में बहने वाली नदियों के एक शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महाकाव्य जैसी यात्रा में गोता लगाते हैं और इन महान नदियों के रहस्यों को एक-एक करके सुलझाते हैं। आज के सफर का हमारा जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे भारत की हिमालयी नदियों की, फिर हम सिंधु नदी तंत्र को समझेंगे और उसके बाद सिंधु जल समझौते पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम पूर्व की ओर मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे और आखिर में जानेंगे ब्रह्मपुत्र के वो अलग-अलग नाम और उसकी सहायक नदियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत की विशाल हिमालयी नदियां। देखिए, भारत की नदियों को मुख्य रूप से हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में बांटा गया है, लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक फैली उन विशाल हिमालयी नदियों पर है। अब ये बात सच में हैरान करने वाली है। तिब्बत के बर्फीले पठार पर एक बेहद पवित्र जगह है, मानसरोवर झील। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल इसी एक पॉइंट के पास से दुनिया की 3 सबसे विशाल और ताकतवर नदियां निकलती हैं। जी हां, 3, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। एक ही जगह से जन्म लेने के बावजूद इनकी मंजिलें एक दूसरे से एकदम अलग हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, सिंधु नदी तंत्र यानी पश्चिम की वो महान यात्रा। पश्चिम की ओर बहने वाली ये ताकतवर सिंधु नदी किसी एक देश की सीमाओं में नहीं बंधी है। इसका सफर देखिए। सबसे पहले ये तिब्बत की मानसरोवर झील से शुरू होती है। वहां से पश्चिम की ओर बहते हुए ये भारत के लद्दाख में एंट्री लेती है। यहां याद रखने वाली एक बहुत अहम बात यह है कि लेह शहर बिल्कुल इसी नदी के दाएं तट यानी राइट बैंक पर बसा है। यहां से आगे बढ़ते हुए ये पाकिस्तान में जाती है और फिर अपना लंबा सफर तय करके अरब सागर में जाकर मिल जाती है। लेकिन सिंधु नदी ये सफर अकेले तय नहीं करती, इसके साथ इसकी कई सहायक नदियां भी हैं। यहां एक बहुत ही प्यारा सा रूपक अक्सर इस्तेमाल होता है, वो बड़ी बहन जो बाकी सबको उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। और ये बड़ी बहन कोई और नहीं बल्कि चिनाब नदी है। चिनाब असल में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे घर में एक बड़ी बहन छोटी बहनों की उंगली पकड़कर उन्हें रास्ता दिखाती है ना, बस वैसे ही झेलम, रावी, व्यास और सतलुज जैसी बाकी नदियां आकर इस चिनाब में मिल जाती हैं और फिर चिनाब उन सबको अपने साथ लेकर सिंधु नदी में समा जाती है। अब इस बड़ी बहन चिनाब को याद रखने का एक शानदार और जादुई तरीका देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास 2 छोटी नदियां बहती हैं, चंद्रा और भागा, और जब ये दोनों मिलती हैं तब जाकर चिनाब बनती है। अब जरा ध्यान दीजिए, च से चंद्रा, च से भागा और च से ही चिनाब, है ना कमाल की ट्रिक। ये एक ऐसा निमोनिक है जो एग्जाम में सीधा सही जवाब पर टिक करवाता है। चलिए एक और मजेदार ट्रिक आजमाते हैं, इस बार झेलम नदी के लिए। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से निकलती है। अब इसे याद कैसे रखें, जरा सोचिए। जिस झील में बहुत सारे नाग यानी सांप हों, उस झील को तो बस झेलना ही पड़ेगा। तो नागों को झेलने से बन गया झेलम और नाग से बन गया बेरीनाग। एकदम आसान। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, सिंधु जल समझौता, जो 1960 की एक बहुत ही ऐतिहासिक संधि है। क्योंकि ये सभी नदियां भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, इसलिए पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक बेहद अहम समझौता हुआ था। इस ट्रीटी के तहत पानी का बंटवारा एकदम स्पष्ट रूप से किया गया। पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया, जबकि पूर्व की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलुज पर भारत का अधिकार तय किया गया। ये एक बिल्कुल तटस्थ और साफ सुथरा विभाजन था। इस नदी तंत्र से आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत ही खास जगह का जिक्र करना जरूरी है, हरिकेश संगम। पंजाब के हरी के इलाके में सतलुज और व्यास नदियां आपस में मिलती हैं और इसी संगम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नहर जन्म लेती है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। ये जगह सिर्फ 2 नदियों का मिलन नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये एक पूरे क्षेत्र के लिए एक नई जीवन रेखा की शुरुआत है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब पश्चिम से सीधे पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं और बात करते हैं भारत की सबसे चौड़ी और बेहद तेज बहाव वाली नदी ब्रह्मपुत्र की। अब यह आंकड़ा सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, कुल 2900 किलोमीटर लंबी इस विशाल नदी का सिर्फ 916 किलोमीटर हिस्सा ही भारत के अंदर बहता है।
जी हाँ, बाकी का पूरा 1984 किलोमीटर का सफ़र ये भारत के बाहर मुख्य रूप से तिब्बत में तय करती है। ये तथ्य इस नदी के विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को बिल्कुल साफ कर देता है। हमारा पांचवा और आखिरी खंड, ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम और उसकी ढेरों सहायक नदियां। इस नदी को नक्शे पर ट्रैक करना सच में किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते ही इसका नाम पूरी तरह बदल जाता है। तिब्बत में जब ये शुरू होती है तो इसे सांगपो कहते हैं। जैसे ही ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, ये दिहांग बन जाती है। वहां से आगे बढ़कर जब ये असम की घाटी में पहुंचती है, तब जाकर इसे वो नाम मिलता है जिसे हम सब जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ये जमुना के रूप में पहचानी जाने लगती है। एक ही नदी, लेकिन चार बिल्कुल अलग अलग नाम। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की, जिनका पूरा एक जाल बिछा हुआ है। बाई ओर यानी लेफ्ट बैंक से आकर मिलने वाली नदियां हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। वहीं दाई ओर यानी राइट बैंक से मिलती हैं तीस्ता, संकोश, मानस और सुबनसिरी। अब ये लिस्ट सुन के थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना? इसे रटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन रुकिए, इसे आसान बनाने के लिए हम उस दिल धक वाली कहानी का इस्तेमाल करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी को इतनी चौड़ी और उफनती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में तैरने के लिए कह दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर है उसका दिल धक धक करने लगेगा। अब दिल हमेशा शरीर के बाईं ओर यानी लेफ्ट में होता है, तो बस दिल के दी से दिबांग, ल से लोहित और धक के ध से धनसिरी और क से कोपिली। तो दिल यानी बाईं ओर की धक धक से हमें लेफ्ट बैंक की सारी नदियां याद हो गईं। चलिए, इसी रोमांचक सफर के बीच में एक छोटा सा रैपिड फायर सवाल लेते हैं। इन सभी सहायक नदियों में से किस नदी को अपने अनोखे रंग या स्वभाव के कारण मशहूर रूप से खूनी नदी या ब्लडी रिवर के नाम से जाना जाता है? कोई अंदाजा है? और इसका बिल्कुल सटीक जवाब है लोहित नदी। ये ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट बैंक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। असल में इसके पानी में मौजूद लाल मिट्टी के कारण इसे अक्सर खूनी नदी कह दिया जाता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक ऐसा तथ्य है जो बार बार पूछा जाता है और इसे हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अब आज के इस सफर को खत्म करने से पहले एक और भौगोलिक चमत्कार के बारे में जानना तो बनता है, माजुली। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड है। ये इतना ज्यादा विशाल है कि इसे आधिकारिक तौर पर अपने आप में एक पूरा जिला घोषित कर दिया गया है। एक नदी के बीचों बीच एक पूरा का पूरा जिला बसा होना, ये सचमुच प्रकृति का एक अद्भुत अजूबा है। तो आज हमने मानसरोवर से शुरू होकर पूरब और पश्चिम की ओर जाने वाली इन दो महान नदियों की यात्राओं का गहराई से विश्लेषण किया। इस पूरी संरचना को समझने के बाद अंत में एक सवाल तो जरूर उठता है, क्या इन जुड़वा यात्राओं, इन मज़ेदार निमोनिक्स और इस स्पष्ट भौगोलिक बंटवारे को जान लेने के बाद जब भी हम भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे को देखेंगे तो हमारा नज़रिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? ज्ञान का असली मज़ा ही यही है कि ये दुनिया को देखने का हमारा चश्मा बदल देता है। आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।